हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे ओरिजिनल क्वेश्चंस को जो कि नर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट सीरीज 1 फॉर द एडमिशन ऑफ 2026 में आ चुके हैं। और आज के इन नए क्वेश्चंस के साथ हम कुछ नए ट्रिक्स के ऊपर, कुछ नई टिप्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से एंड हियर वी हैव। यहां पे आप ऑब्जर्व करें, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम लिमिट जिसमें कहा गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 3ax³ - 2 ओवर x - 3 और बताया गया है कि इस तमाम का आंसर किसके इक्वल आएगा, वो 2 के इक्वल आएगा। और इस इंफॉर्मेशन के साथ मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a को, जो कि आपको यहां पर इसमें नजर भी आ रही है। यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, तो ये जो लिमिट है इसे मैं अप्लाई कर सकता हूं न्यूमरेटर के ऊपर, लाइक लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसको अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर पर जो कि है ax³ - 2, और इसी लिमिट को दैट इज x अप्रोचेस टू 3 मैं अप्लाई कर देता हूं डिनोमिनेटर पर जो कि यहां पर x - 3 है, और इक्वल के दूसरी तरफ क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, तो ये 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम चीज है ये यहां पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो इसको मैं इक्वल के इधर लेकर जाऊंगा तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां पर सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी, 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इंटू x - 3, जबकि इक्वल के इस तरफ क्या मौजूद है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और इसके साथ यहां पर ax³ - 2 हमें नजर आ रहा है। अब इसके बाद आप यहां पे लिमिट अप्लाई कर दें। x अप्रोच कर रहा है क्योंकि 3 को, यहां पे जहां जहां x है वहां वहां मैं 3 को ले आऊंगा। a और इस x की जगह 3 आएगा, 3³ - 2, और इक्वल के दूसरी तरफ भी x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो पहले ये 2 इंटू जहां जहां x है वहां वहां 3 ले आए, तो ये हमारे पास 3 - 3 कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब दैट 3³ इज 27, सो दिस इज 27 इंटू a - 2, और इक्वल की दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करें तो ये 0 होगा, 0 इंटू 2 दिस इज ऑल्सो इक्वल 0। यहां से अगर मैं a की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं, a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट इज 2/27, एंड वी कैन सी दिस कि ये कहां पर मौजूद है, इट इज इन डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा गया डेरिवेटिव ऑफ x मॉड, और आपसे ये डेरिवेटिव पूछा जा रहा है कहां पर, एट x इक्वल 0। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यू नीड टू नो 3 इंफॉर्मेशन। अब वो 3 इंफॉर्मेशन क्या हैं, तो यहां पर मैं वो मेंशन कर रहा हूं। जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं x मॉड का, तो इसके 3 पॉसिबल्स रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x मॉड 1 के इक्वल होता है उस वक्त जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ x मॉड -1 होता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। और अगर x 0 के इक्वल आ जाए तो डेरिवेटिव ऑफ x मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं डज नॉट एग्जिस्ट। ये 3 इंफॉर्मेशंस अगर आपको पता होंगी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली हैंडल कर लेंगे। अब यहां पे कहा जा रहा है कि आपने डेरिवेटिव बताना है जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वहां पर x मॉड का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और आप देख सकते हैं ये कहां पर मौजूद है, इट इज इन डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे कहा गया इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हियर वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि बीटा एक्चुअली किसके इक्वल है, 2 अल्फा के इक्वल है। और इस इंफॉर्मेशन की बेस पर मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, a की वैल्यू बतानी है, जो कि यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये नजर भी आ रही है। यहां पर मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं वो सम ऑफ रूट्स का है। हम ये बात जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम सम ऑफ रूट्स करें तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a ना। यहां पर मैं अल्फा की जगह तो अल्फा ही रहने देता हूं, और बीटा किसके इक्वल है एज पर द क्वेश्चन, वो 2 अल्फा के इक्वल है, तो बीटा की जगह मैं 2 अल्फा लिख लूंगा, इक्वल माइनस b क्या है, तो जो x का कॉफिशिएंट है वो b होगा और x² का जो कॉफिशिएंट है वो a होगा। b की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगी। अल्फा प्लस 2 अल्फा इट विल बी 3 अल्फा, और यहां पर भी 3 आ जाएगा, एंड फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, तो इसके बाद मैं जो कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का है। यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं तो अल्फा और बीटा
इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, c ओवर a के इक्वल होता है। सो यहां पर हम उसको मेंशन कर लेते हैं। अब यहां पर अल्फा मौजूद है और बीटा जो है वो क्वेश्चन में ही बताया गया था कि वो 2 अल्फा है। सो यहां पर आप देखें तो c से मुराद कांस्टेंट वो क्या है, वो a है, और a की वैल्यू जो है वो 1 है। तो यहां पर c ओवर a क्या होगा, वो हमारे पास a ओवर 1 हो जाएगा, क्योंकि c की जगह एक्चुअली स्मॉल a आना है। सो यहां पर अल्फा क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो 1 के इक्वल है, तो यहां पर अल्फा की जगह भी 1 और यहां पर भी अल्फा की जगह 1 आ जाएगा। सो ओवरऑल ये a इसके इक्वल आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ a एंड इट इज एक्चुअली 2। नाउ वी कैन सी दिस इट इज इन बीटा ऑप्शन, तो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें क्या करना है। सो यहां पे कहा गया द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos 87 डिग्री। सो दिस इज अ क्वाइट इजी क्वेश्चन। यहां पर क्या होगा, तो ये जो cos और कॉज इनवर्स हैं ये एक दूसरे के इंपैक्ट को किल करेंगे और सिर्फ बच क्या जाएगा, वही 87 डिग्री बच जाएगा, जो कि यहाँ पे अल्फा ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है। सो अल्फा इसका राइट आंसर होगा, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या कहा गया, सो हियर वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है इन्फिनिट से लेकर 0 तक, हमें लिमिट्स नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होती है, तो वो इक्वल होती है tan इनवर्स ऑफ x के। तो ये आ जाएगा, और इसके बाद इसकी लिमिट्स, लोअर लिमिट इन्फिनिट है और अपर लिमिट यहां पर 0 है, तो एज इट इज यहां पर आ जाएंगी। अब यहां पर बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम क्या करेंगे, पहले x की जगह अपर लिमिट 0 आ जाएगी, माइनस फिर tan इनवर्स x की जगह लोअर लिमिट यहां पर इन्फिनिट आ जाएगा। नाउ वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ 0 0 के इक्वल होगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिट की जगह हम पाई बाय 2 लिख लेंगे। सो ओवरऑल इसका आंसर माइनस पाई बाय 2 आएगा, जो कि हम देख सकते हैं इट इज इन चार्ली ऑप्शन। तो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करें तो कहा गया सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, और ये हमें एक बाइनोमियल नजर आ रहा है जिसकी पावर यहाँ पे 5 है। यहाँ पे आप सबसे पहले फोकस करें तो वर्ड है सम ऑफ कॉफिशिएंट्स का। तो अगर आपको कॉफिशिएंट्स का सम कैलकुलेट करना है तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक ये है कि जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां आप 1 को प्लेस करें। सो यहां पर x की जगह 1 आएगा, प्लस यहां पे y की जगह भी 1 आएगा, और इसकी पावर क्या है, 5 है। तो 1 + 1 2, तो 2 पावर 5, दैट इज एक्चुअली 32। दैट मेक सेंस कि सम ऑफ कॉफिशिएंट्स इस केस में 32 होगा, जो कि हम देख सकते हैं इट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया डिस्टेंस बिटवीन 3,3, तो हमें एक पॉइंट दिया गया है, और अगर आप ऑब्जर्व करें तो आगे ये एक लीनियर इक्वेशन है, ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करेगी लाइन को। सो हमें बुनियादी तौर पर इस पॉइंट से लाइन तक का जो डिस्टेंस है, हमें वो डिस्टेंस एक्चुअली कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं कि इस लाइन की इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में लिख लेता हूं। उसके लिए क्या करना होगा, आप देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इनका एलसीएम 12 आता है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल बी 4x, माइनस यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और प्लस यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही होगा, और इक्वल के दूसरी तरफ भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव दैट लीनियर इक्वेशन जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, तो क्योंकि इस पॉइंट से निकालना है तो x की वैल्यू यहां पे क्या है, 3 है, y की वैल्यू भी यहां पे क्या है, 3 है। तो मैं यहां पर इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर x की जगह भी 3 रख लूंगा, -3, और y की जगह भी 3 रख लेंगे, और आगे क्या है, +12 है, और ये जो भी आंसर आएगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाएगी, और डिवाइडेड बाय क्या किया जाता है कि जो x कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस जो y कॉफिशिएंट होता है उसका भी स्क्वायर कर दिया जाता है, और इस तमाम का स्क्वायर रूट कर लिया जाता है। सो बाय दिस फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। सो यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो न्यूमरेटर में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 आएगा, और डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन के बाद 5 आएगा। सो 5 1 5, 5 3 15, सो 3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है, तो डेल्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, सो यहां पे कहा गया है फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन, और ये 100 तक हमें सम फाइंड करना है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक याद रख लें, और उससे आप इस सवाल को फौरन कर सकते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि जब भी आपको सम करना है ऑफ फर्स्ट n नेचुरल
नंबर्स। सो अगर आपको पहले n नेचुरल नंबर्स का सम करना है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। सो यहां पर आप देखें तो ये नेचुरल नंबर्स ही हैं क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर्स हैं? 100 नेचुरल नंबर्स हैं। तो इनका सम कैसे करेंगे? तो यहां पर जैसे n नेचुरल नंबर्स थे तो n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2। अब यहां पर 100 नेचुरल नंबर्स हैं तो 100 इंटू 100 प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सो 2 वन जा 2, 2 50 जा, सो ये 50 होगा और इसके साथ ये 101 होगा। सो 50 को 101 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050 आ जाएगा। वी कैन सी दिस इन चार्ली ऑप्शन। सो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या कहा गया? सो वी हैव हियर अ फंक्शन f ऑफ x दैट इज 2x प्लस वन। तो सबसे पहले मैं यहां पर इस f ऑफ x को प्लेस करने जा रहा हूं जो कि क्या है? 2x प्लस वन है। आफ्टर दैट हम ये बात जानते हैं कि फंक्शन नोटेशन में f ऑफ x की जगह y लिख सकते हैं, तो यहां पर मैं y लिख रहा हूं विच इज 2x प्लस वन। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब आप देखें तो आपसे कहा यह जा रहा है कि जो g ऑफ x है इज द इनवर्स ऑफ f ऑफ x। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली g ऑफ x हमें कैसे मिलेगा? तो वो जो फंक्शन f है उसके इनवर्स से मिल रहा होगा। तो मुझे इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। सो इसके लिए जो ट्रिक होता है इनवर्स कैलकुलेट करने का, इट्स वेरी सिंपल। सो अगर आप इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं यहां पर तो आप x और y की जगह को इंटरचेंज कर दें। सो जब मैं यहां पर y की जगह x लिखता हूं और x की जगह y लिखता हूं, सो अब ये जो y है ये रिप्रेजेंट करेगा f इनवर्स को। पहले जो y था वो रिप्रेजेंट कर रहा था फंक्शन को, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद अब ये y क्या बन चुका है? f इनवर्स बन चुका है। सो मुझे अब f इनवर्स जो है इसे फाइंड करना है। राइट नाउ इस f इनवर्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये y को लेट से अब मैं क्या लिखूंगा? f इनवर्स ऑफ x लिख लेते हैं और यहां पे प्लस वन और ये तमाम किसके इक्वल है? ये x के इक्वल है। सो यहां से जब आप f इनवर्स ऑफ x को कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस वन उधर शिफ्ट होगा तो माइनस वन, एक्स माइनस वन, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड होगा। सो इस तरह से f इनवर्स ऑफ x आएगा। और हमने कहा कि f इनवर्स ऑफ x क्या है? वो g ऑफ x है। तो इस तमाम का मतलब क्या है कि ये g ऑफ x हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वैल्यू फाइंड करें किसकी? g ऑफ वन की। सो दैट मेक सेंस कि मुझे इसी के अंदर जहां जहां x है वहां वहां क्या प्लेस करना है? वन को प्लेस करना है। सो g ऑफ x की जगह वन आएगा और इक्वल के दूसरी तरफ भी x की जगह वन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, ये ऐसे हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो ये क्या हो रहा है? ये जीरो हो रहा है। सो ऑप्शंस में देखेंगे तो इट इज इन डेल्टा ऑप्शन, तो डेल्टा इसका आंसर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करें तो कहा गया f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x। तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल है e पावर x के। सो अगर आप ऑप्शंस देखें तो f ऑफ x इज इवन, f ऑफ x इज ऑड, f ऑफ x इज नीदर इवन नॉर ऑड एंड f ऑफ x इज बोथ इवन एंड ऑड। तो ये कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इवन है या ऑड है? तो इसके लिए हम जानते हैं कि उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स को लेकर आते हैं। सो यहां पे जब मैं माइनस एक्स को लेकर आऊंगा तो e पावर x की बजाय e पावर माइनस एक्स हो जाएगी। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स सेम रिजल्ट दें तो इस सूरत में वो फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। और अगर f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स आपको आंसर सेम दें लेकिन अगर एक प्लस के साथ है तो दूसरा माइनस के साथ हो, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। अब आप नोटिस करें तो ना तो ये f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो बहुत क्लियर है कि ये इवन फंक्शन नहीं होगा और ना ही दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है। सो ना ही ये ऑड फंक्शन होगा। सो इस सूरत में जो बेहतरीन आंसर बनेगा वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन होगा कि f ऑफ x ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है फॉर e पावर x। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ऑब्जर्व करें तो कहा गया सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी। सो याद रखिएगा कि 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं 1 माइनस वन अयोटा और माइनस अयोटा। और हम ये बात जानते हैं कि जब हम इन चारों का सम करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? जीरो के इक्वल आता है। बाय द प्रॉपर्टी हम देख भी सकते हैं कि ये जीरो ही होगा। सो यहां पर जिक्र हो रहा है किसका? रेसिप्रोकल्स का। तो याद रखिएगा कि 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी का सम भी जीरो होता है और उनके रेसिप्रोकल्स का सम भी जीरो ही होता है। सो रेसिप्रोकल्स के केस में भी हम क्या आंसर करेंगे? जीरो ही आंसर कर रहे होंगे। आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, वन का रेसिप्रोकल वन होगा प्लस माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन होगा।
अयोटा का रेसिप्रोकल माइनस अयोटा होता है और माइनस अयोटा का रेसिप्रोकल प्लस अयोटा होता है, तो इस केस में भी क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। सो इस सिचुएशन में आंसर डेल्टा ही होगा। और ये बात ना सिर्फ 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए होती है, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए भी होती है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उनका सम भी जीरो होता है और उनके रेसिप्रोकल्स का सम भी जीरो के ही इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे कहा गया हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स। तो मुझे यहां पर बुनियादी तौर पर काउंट करना है क्योंकि वर्ड है हाउ मेनी। सो हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, और कौन से नंबर्स जो कि 20,000 से बड़े हों और वो बनाए जा सकें, कैन बी फॉर्म्ड। और उनको बनाने के लिए जिन डिजिट्स को हमने इस्तेमाल करना है वो डिजिट्स कौन से हैं, वो हैं 0 1 2 3 4। तो ये टोटल 5 डिजिट्स हैं। तो इन 5 डिजिट से जो मैंने नंबर बनाना है वो भी 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, मैं यहां पे 5 प्लेसेस प्लेस कर लेता हूं। और कंडीशन ये है कि वो नंबर्स 20,000 से बड़े होने चाहिए। अब आप यहां पर नोटिस करें तो फर्स्ट प्लेस पर मैं कौन से डिजिट्स रख सकता हूं। अब आप देखें तो क्या हम फर्स्ट प्लेस पर जीरो को रख सकते हैं, नो। क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पर जीरो होगा तो फिर वो 5 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा। लाइक हम इसके किस तरह से एग्जांपल लिख लेते हैं कि अगर 0 1 2 हो तो क्या हम इसे 3 डिजिट नंबर कंसिडर करते हैं, नहीं, हम इसे 2 डिजिट नंबर कंसिडर करते हैं क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे जीरो जो है वो मीनिंगलेस होता है। सो दैट इज व्हाई हम फर्स्ट प्लेस पे जीरो को प्लेस नहीं कर सकते। अब क्या मैं फर्स्ट प्लेस पे 1 को प्लेस कर सकता हूं? सो अगर आप फर्स्ट प्लेस पे 1 को रखेंगे तो वो 10,000 के अंदर बन रहा होगा और मुझे एक्चुअली नंबर बनाने हैं 20,000 से बड़े। सो इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट प्लेस पे 1 को भी नहीं रख सकता। हाँ, क्या मैं फर्स्ट प्लेस पे 2 को रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं कि जब मैं यहां पे 2 को रखूंगा तो फिर वो 20,000 से बड़े बनने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 3 को रखूंगा तो वो 30,000 से बड़े बनने शुरू हो जाएंगे और अगर मैं 4 को रखूंगा तो वो फिर 40,000 से बड़े बनने शुरू हो जाएंगे। सो इन ऑल केसेस वो 20,000 से बड़े तो होंगे ही ना। सो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट प्लेस पर मैं 2 3 या 4 में से कोई भी डिजिट रख सकता हूं। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 3 डिफरेंट वेज हैं। सो यहां पर मैं 3 रख नहीं रहा, यहां पर एक्चुअली 3 डिफरेंट वेज हैं फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए। अब फर्स्ट प्लेस को फिल करने के बाद आगे बात करें तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं। सो आप देखें, सो आप इनमें से कोई भी डिजिट जो है वो यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन एनी केस वो नंबर जो बन रहा होगा वो 20,000 से बड़ा ही बन रहा होगा और आप डिजिट रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि रेपिटेशन से मना नहीं किया गया। सो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए 0 1 2 3 4 ये पांचों के पांचों डिजिट जो हैं ये अवेलेबल हैं, आप कोई भी डिजिट रख सकते हैं। इस तरह से थर्ड प्लेस पर भी पांचों के पांचों डिजिट्स अवेलेबल हैं, नेक्स्ट प्लेस पर भी 5 के 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं और लास्ट प्लेस पर भी ऐसी ही सिचुएशन है। सो अब आपको करना यह है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप इन तमाम वेज को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको ओवरऑल वेज मिल जाते हैं। सो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1875 और आप देख सकते हैं कि ये किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, इट इज इन बीटा ऑप्शन। सो ऐसे नंबर्स तादाद के अंदर 1875 बन रहे होंगे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया सम ऑफ डिजिट्स। सो यहां पर जिक्र हो रहा है सम ऑफ डिजिट्स का ऑफ आर 2 डिजिट नंबर के, एक नंबर है और उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं और उन डिजिट्स का सम बताया गया है कि वो किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। फर्दर कहा गया इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, कि अगर हम उन डिजिट्स की जगह बदल देते हैं, देन न्यू नंबर एक्सीड्स 45 देन द प्रीवियस नंबर। तो जो प्रीवियस नंबर है उससे 45 वो ज्यादा हो जाएगा। सो हमें बताना है देन द ओरिजिनल नंबर इज, के ओरिजिनली वो नंबर क्या था। सो पहली चीज के वो नंबर जो है वो 2 डिजिट नंबर है और आप देखें कि ऑप्शंस में तमाम ही नंबर जो हैं वो 2 डिजिट नंबर हैं। इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटली बैक सॉल्व टेक्निक से कर रहे होंगे, तो ऑप्शंस में देख लें तो तमाम 2 डिजिट नंबर है। अब आप देखें कि वो कौन कौन से 2 डिजिट नंबर हैं जिनका डिजिट्स का सम जो है वो 13 के इक्वल आता है। सो यहां पर 8 और 5 जो डिजिट्स हैं इनका सम भी 13 है, 5 और 8 इनका सम भी 13 है, फिर 9 और 4 इनका सम भी 13 है और 4 और 9 इनका सम भी 13 है। सो यहां तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो चारों ही ऑप्शन ठीक हैं। आगे चलते हैं, आगे कहा गया है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, कि अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं द न्यू नंबर, तो फिर जो नया नंबर बनेगा वो प्रीवियस नंबर से एक्सीड कर जाएगा कितना,
45। अब आप देखें कि अगर वो नंबर 85 है तो 85 के डिजिट्स को आप इंटरचेंज करें तो ये 58 बन जाएगा। तो क्या ये जो 58 है वो 85 से एक्सीड किया है? तो ऐसा तो नहीं हुआ। सो इसका मतलब है कि अल्फा इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही थी कि वो क्या करना चाहिए, एक्सीड करना चाहिए। सो अल्फा को हम यहां पर डिस्कार्ड कर देंगे। बीटा में 58 है तो 58 के डिजिट्स को आप इंटरचेंज करेंगे तो ये 85 हो जाएगा। तो आप देख लें कि क्या 58 से 85 पर आते हुए क्या वो 45 एक्सीड किया है? तो ऐसा भी नहीं हो रहा। वो 45 एक्सीड नहीं कर रहा, वो एक्सीड तो कर रहा है लेकिन 45 नहीं कर रहा। दैट इज वाई बीटा भी इसका आंसर नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप 94 के डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 49 हो जाएगा। सो क्या 94 से 49 पे आते हुए वो एक्सीड किया? एक्सीड नहीं किया। सो चार्ली भी इसका आंसर नहीं होगा। तो जब अल्फा बीटा चार्ली डिलीट हो गए हैं तो बहुत क्लियर डेल्टा ही इसका आंसर। आप इसको चेक भी कर लें, 49 के डिजिट्स को आप इंटरचेंज करेंगे तो ये 94 बनेगा और ये बिल्कुल 45 ही एक्सीड कर रहा है। सो दैट इज वाई डेल्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसको बैक सॉल्व अप्रोच से करेंगे। In the next question कहा गया if the points 2, 3, 4, 5 and x, y are collinear। सो कॉलिनियर का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, यानी एक लाइन होगी, इसी लाइन पर कहीं पर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा 2, 3, इसी लाइन पर कहीं पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा 4, 5 और इसी लाइन पर आगे जाकर कहीं पर पॉइंट है x, y। तो ये बताया गया है। सो हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है x की भी और y की भी कि वो क्या होगी। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि अगर पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो आप कोई से दो पॉइंट की स्लोप कैलकुलेट कर लें, वो एक जैसी ही आ रही होगी। लाइक अगर लेट्स से मैं इस पॉइंट को a कह लूं, इसको b कह लूं और इसको c कह लूं, तो a से b तक लाइन की स्लोप और b से c तक लाइन की स्लोप जो है वो सेम ही होगी। अब हम ये बात जानते हैं कि स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो यहां पर y2 माइनस y1, सो 5 माइनस 3 ओवर x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2। तो a b की स्लोप ऐसे निकल आई और अगर मैं b से c तक की स्लोप निकालूंगा तो y2 माइनस y1, तो y माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1, तो ये x माइनस 4। तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल ही आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 आ रहा है। सो हियर वी हैव y माइनस 5 ओवर x माइनस 4। x माइनस 4 जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी x माइनस 4 इक्वल y माइनस 5। अब आप इसको रीअरेंज कर लें, सो इट विल बिकम x माइनस वाई इक्वल -1। ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब आपने एक्चुअली बतानी है कि x और y की वो वैल्यूज क्या हैं। तो x और y की वो जो भी वैल्यूज हैं वो ऑप्शंस में एग्जिस्ट करती हैं। तो आप देख लें कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि इस बात को फुलफिल कर रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा। सो यहां पर चार्ली हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अगर आप x जो है वो 6 लेते हैं और y जो है वो 7 लेते हैं, तो यहां पर x की जगह 6 और y की जगह 7 रखें तो वो -1 आ रहा है, जो कि राइट साइड से मैच भी कर रहा है। सो दैट इज वाई चार्ली इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस अप्रोच के साथ कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को फिल वक्त ऑप्शंस में से देखें तो करने की एक और अप्रोच भी है, और वो क्या है, वो ये है कि आप देखें कि x कोऑर्डिनेट्स में अगर 2 से 4 कितना इंक्रीज आया है, 2 का इंक्रीज आया है, तो जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें भी क्या आ रहा है, 2 का इंक्रीज आ रहा है। सो इसी अप्रोच के साथ आगे चले तो यहां पर 4 से आगे अगर हम 2 का इंक्रीज लेकर आए तो 4 से 2 इंक्रीज करें तो x की जगह 6 होगा। सो y में भी फिर क्या करना होगा, 2 में इंक्रीज करना होगा, तो 5 में 2 इंक्रीज करके यहां पे 7 आ जाएगा। तो 6 7, क्योंकि यहां पर ये ऑप्शंस में भी मौजूद है, तो इस अप्रोच के साथ यहां पर चार्ली आंसर बी किया जा सकता है। इसके बाद देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्या कहा गया, सो कॉट एक्स इक्वल है 1/2 इंटू कॉसिकेंट एक्स के। देन हमें वैल्यू या वैल्यूज बतानी है किसकी, एक्स की, इन द इंटरवल जो कि 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक हमें वो वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। सो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो अल्फा ऑप्शन में π/6 जो है वो इस इंटरवल के अंदर है, बीटा ऑप्शन π/3 भी इस इंटरवल के अंदर है, लेकिन जो चार्ली में वैल्यू दी गई है वो इस इंटरवल के अंदर नहीं है, 0 से लेके पाई के अंदर, इसीलिए चार्ली तो इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। और साथ ही साथ डेल्टा में है बोथ बीटा एंड चार्ली, तो डेल्टा भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब अल्फा या बीटा में से ही कोई एक्स की वैल्यू है, हो सकता है वो अल्फा हो सकता है वो बीटा हो, और जो भी वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। तो आपने सिंपली बैक सॉल्व कर लेना है और देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहां पर बीटा ऑप्शन π/3 को मैं
मैं स्ट्रेट अवे चेक करने जा रहा हूं। सो यहां पर कॉट और x की जगह हम प्लेस कर लेते हैं π/3 जो कि 60 डिग्री होता है, 1/2, और कॉसेकेंट x की जगह फिर से π/3 जो कि 60 होता है। एज वी ऑल नो दैट कि कॉसेकेंट π/3 क्या होता है, इट इज 2/√3, और यहां पर साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पर कॉट ऑफ 60 ये भी क्या होता है, 1/√3 होता है। यहां पे 2 से कैंसिल होगा तो यहां पर भी 1/√3, यहां पर भी 1/√3, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो दैट इज वाई यहां पर हम राइट आंसर क्या कर रहे होंगे, बीटा इसका राइट आंसर करेंगे π/3। अगर आप चेक करेंगे अल्फा ऑप्शन को तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट इज वाई अल्फा बी इसका आंसर नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा गया द डिस्टेंस ऑफ आ बॉडी इज गिवन बाय, तो ये हमें एक फॉर्मूला बता दिया गया है एस ऑफ टी के लिए कि डिस्टेंस जो है वो ऐसे बताया जाएगा फॉर टाइम टी। यहां पे टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब यहां पे मैं टी की वैल्यूज को पुट कर रहा हूं तो उससे मुझे क्या मिल रहा होगा, इस तमाम से डिस्टेंस मिल रहा होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। सो हमें एवरेज स्पीड जो है वो बतानी है फ्रॉम T5 मिनट टू T9 मिनट, यानी कि 5 मिनट से लेके 9 मिनट तक जो एवरेज स्पीड बनती है हमें वो बतानी है। सो यहां पर आप रिकॉल कर लें एवरेज रेट ऑफ चेंज को, तो अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन f है और उसके अंदर अगर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इन दैट फॉर्मूला आप यहां पर ये जो फंक्शन है, फंक्शन की जगह अगर मैं डिस्टेंस लिख दूं तो इससे क्या होगा, तो इससे होगा ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वो स्पीड के इक्वल होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा, और साथ यहां पे वर्ड क्या मौजूद है, एवरेज, तो ये बन जाएगी एवरेज स्पीड। और यहां पर अब आपने फंक्शन की जगह क्या ले लिया है, डिस्टेंस ले लिया है, तो यहां पर f की जगह मैं s लूंगा विच इज अ डिस्टेंस, तो s ऑफ x2 माइनस s ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये सिचुएशन बन जाएगी। अब यहां पर ये जो आपको डिस्टेंस दिया गया है इट इज इन टर्म्स ऑफ t, ये इन टर्म्स ऑफ t दिया गया है ना, और यहां पर t जो है वो 5 मिनट से t जो है वो 9 मिनट्स है। सो दैट मेक सेंस के s ऑफ x2 की जगह हम 9 लिख लेते हैं माइनस s ऑफ x1 की जगह हम 5 लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय यहां पे 9 माइनस 5 हो जाएगा। अब आपको सिंपली यहां पर s ऑफ 9 और s ऑफ 5 कैलकुलेट करना है, तो ये हमें s ऑफ t गिवन है। सो यहां पर s ऑफ 9 क्या होगा, तो ये 5, और t की जगह हम 9 लेकर आएंगे तो 9 स्क्वायर प्लस 7, सो 9 स्क्वायर 81, 81 5 405, 405 को 7 ऐड करेंगे सो दैट विल बिकम 412, तो s ऑफ 9 412 होगा। तो यहां पर मैं 412 प्लेस करूंगा माइनस, अब s ऑफ 5 कैलकुलेट करना है, सो s ऑफ 5 के लिए इसी t में मैं 5 पुट करूंगा तो यहां पे t स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा, सो t 5 इंटू 5 स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 7 आ जाएगा, सो ये 125 प्लस 7 ये हमारे पास 132 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम 132 प्लेस कर देंगे और डिनोमिनेटर में 9 माइनस 5 करने से 4 आएगा। आप इस तमाम को सिंप्लीफाई कर लें तो हमें 70 मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं बीटा ऑप्शन में मौजूद है, तो बीटा इसका आंसर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमें इंटीग्रेट करना है x cos x को π/2 से लेकर π/2 तक। सो यहां पर आप नोटिस करें तो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो सेम है। तो अगर ऐसा हो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो और जो फंक्शन दिया गया है वो इंटीग्रेट हो सकता हो, तो उस सूरत में आंसर हमेशा 0 होता है। अब यहां पर जो फंक्शन है x cos x, इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और क्योंकि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है तो इसीलिए इसका आंसर 0 होगा, सो अल्फा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कहा गया एरिया अंडर द कर्व, और यहां पर ये कर्व दी गई है और हमें एरिया निकालना है 1 से लेके 4 तक। सो हम ये बात जानते हैं कि जब भी हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है अंडर द कर्व तो हम उसके लिए इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट किसको करेंगे, अपनी उस कर्व को जो कि y है, और इंटीग्रेट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और क्योंकि 1 से लेके 4 तक एरिया कैलकुलेट करना है तो लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 4, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। सो यहां पर ये 1 से लेके 4 एज इट इज लिखेंगे, y जो है वो किसके इक्वल है, वो x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है, तो यहां पर y की जगह x स्क्वायर प्लस 1 और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। सो यहां पर x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब बाय 3 होगा, प्लस और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, और इस तमाम पर अब ये लिमिट्स लग जाएंगी 1 से लेके 4। तो पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, सो यहां पर जहां जहां x है वहां वहां 4 आएगा, तो दैट विल बी 4 क्यूब ओवर 3,
और प्लस x की जगह भी 4 आ जाएगा, तो ये अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट लगेगी तो x की जगह 1 आएगा, तो 1 क्यूब बाई 3 और आगे प्लस x की जगह फिर से 1 आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो इट विल बी 24, जो कि ऑप्शंस में आपको नजर आ रहा है अल्फा ऑप्शन में, सो अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पे कहा गया ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो हियर वी हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपको यहां पर बताना है ऑर्डर, सो ऑर्डर में बुनियादी तौर पर आपको देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो यहां पर नजर आ रहा है कि जो थर्ड डेरिवेटिव लिया जा रहा है वो क्या है, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव है। सो इसका ऑर्डर 3 होगा, विच इज इन चार्ली ऑप्शन, तो चार्ली इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कहा गया अयोटा पावर 13 प्लस अयोटा पावर 14 प्लस अयोटा पावर 16 प्लस अयोटा पावर 17। सो यहां पे आप देखें तो ये जो अयोटा की पावर्स हैं ये कंसेक्यूटिव नहीं है, 13 14 के बाद 15 मिस है, फिर 16 और 17 है। अगर ये कंसेक्यूटिव हो तो इसके लिए ट्रिक होता है, लेकिन यहां पर ये कंसेक्यूटिव नहीं है, तो आपको इन्हें इंडिविजुअली हैंडल कर लेना चाहिए। ये बात हम जानते हैं कि अगर अयोटा की कोई भी पावर हो, लाइक 2026 की बात कर लेते हैं, तो अयोटा की अगर कोई भी पावर हो, सो उसको हैंडल करने का जो ट्रिक है वो ये है कि आपको लास्ट 2 डिजिट्स को सिर्फ 4 पर डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिख लेना है। सो यहां पर अयोटा की पावर 26 को अगर आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। सो अयोटा पावर 2026 की बजाय यहां पर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो इसी ट्रिक को मैं यहां पर अप्लाई करता हूं। यहां पर ऑल्दो तमाम पावर्स में आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर ही हैं, सो आपको इनको 4 पर डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। लाइक अयोटा पावर 13 है, तो 13 को अगर आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। सो अयोटा पावर 13 की बजाय आपको अयोटा पावर 1 लिखना चाहिए, प्लस अयोटा पावर 14 की बजाय अयोटा पावर 2 लिखना चाहिए, क्योंकि 14 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। इसी तरह से प्लस अयोटा पावर 16 को जब 4 पर डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। प्लस अयोटा पावर 17 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, सो यहाँ पे अयोटा पावर 1 लिख दिया जाएगा। सो ये अयोटा पावर 1 अयोटा होगा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस अयोटा पावर 0 1 हो जाएगा और अयोटा पावर 1 फिर से अयोटा हो जाएगा। +1 और -1 कैंसिल होगा, अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है, तो डेल्टा इसका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है।